तेरी सितमगरी अभी हाल ही किस नंबर 25। उसको मजीद चाचा के गांव आए 1 महीना हो गया था। जिंदगी ने एकदम से पलटा खाया। वो यहाँ के माहौल की आदी हरगिज नहीं थी। अब ना सिर्फ रह गई थी बल्कि बख्ती अम्मा को काम भी करवा देती थी। बख्ती अम्मा ने कभी उसे मजबूर नहीं किया था कि फलां काम करो या फलाना करो। वो गुस्से की तेज जरूर थी मगर दिल की बहुत साफ थी। शुरू शुरू के दिनों में वो बातों ही बातों में ऐसी बात कर जाती जिससे मनाल बुरी तरह हर्ट होती थी। एक दिन उसे रोता देखकर ना सिर्फ उसे मनाया बल्कि माफी भी मांगी थी। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मनाल की खामोशी थी। वो कुछ भी कह देती, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी। अब तो वो इस पे जान छिड़कती थी। वो अपनी खुशी की खातिर उसको बहुत सारा काम करवा देती थी। सुबह सवेरे नाश्ता वो खुद तैयार करती थी, जबकि वो मानो को स्कूल के लिए तैयार करती। और उनके नाश्ता तैयार करने तक वो सारे सहन से सफाई कर लेती थी। सहन काफी बड़ा था तो उसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन अब उसने फर्ज समझकर बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। बख्ती अम्मा तबेला खुद साफ करती थी। मालो मवेशी का काम, तबेले की सफाई बख्ती अम्मा ने उसे कभी नहीं कहा था। वो नहीं चाहती थी कि इस गुड़िया को भारी काम करना पड़े। वो इन्हें नाजुक सी मोमी गुड़िया लगती थी। वो तो जैसे हाथ लगाने से भी डरती थी कि कहीं वो मैली ना हो जाए। इनके बस में होता वो उसे काम ना करवाती, लेकिन वो खुद मिनटों से मक्खन निकाल कर उसको काम करवाती थी। वो जानती थी कि इतने सारे काम कर कर के थक जाती थी, क्योंकि मजीद चाचा तो 2 या 3 दिनों बाद घर आते थे। वो अकेली सारा काम करती, घर को संभालती थी। मानो छोटी बच्ची थी, जिद कर जाती थी। भक्ति अम्मा कभी कभी उसकी जिद से तंग पड़ जाती थी। मानो ऐसी बच्ची थी जो प्यार ढूंढने की कोशिश करती। उसे इसमें से अपना आप नजर आया था, क्योंकि बातों ही बातों में बख्ती अम्मा ने उसे बताया कि हसन मानो के अब्बू की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर बहू की शादी कर दी। मानो जब 1 साल की थी उसी वक्त कर दी थी। वो तो बेटे की वफात के बाद जैसे जिंदा लाश बन गए थे, लेकिन उनके मुस्कुराने की वजह सिर्फ और सिर्फ मानो बनी थी, जिसकी मुस्कुराहट कहकों और छोटी छोटी बातों से इस घर का आंगन खिल उठता था। क्योंकि वो बहुत शरारती बच्ची थी और मनाल के साथ बहुत अटैच हो गई थी। अभी 2 दिन पहले की ही बात थी। समीना बेगम को पागल का बहुत शदीद दौरा पड़ा था। वो हर चीज पूरी तरह बखेर कर रख गई थी। इससे कभी भी उससे 1 महीने में वो कितनी दफा उसको मार गई थी। और तो और वो एक दिन घर से बाहर निकल गई थी। उन्हें अब शदीद किस्म का खतरा लाहक हो गया था कि वो रात को कहीं निकल ही न जाए। वो इन्हें बांध भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसे तकलीफ होती थी। रात को वो इनके कमरे के पास में सोती थी। वो दलिया बनाकर कमरे में आई तो वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। जब उसने दलिया उनके आगे रखा था, क्योंकि वो खाना नहीं खा सकती थी, वो इन्हें खिलाने लगी, तो वो आगे से बड़ी बुरी तरह से हंसने लग पड़ी थी। मनाल हक्की बक्की सी उनको देख रही थी। इसी असना उन्होंने उसके सर पर बहुत बुरी तरह अटैक किया था, जिस वजह से उसका नमाज स्टाइल दुपट्टा खुल गया था। और फिर वो जुनूनी अंदाज में उसके बाल खींचने लग पड़ी थी। इतने बुरी अंदाज से उन्होंने उसके बाल खींचे थे कि मनाल से छुड़ाना मुश्किल हो गया था। वह खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा था। मनाल के सर पर टीसें उठने लग पड़ी थी। उसकी चीख निकल थी। उसकी चीख निकलने की देर थी जब बख्ती अम्मा भाग कर अंदर आई थी और उन्होंने बमुश्किल उसे छुड़वाया और उसे खींच कर बाहर ले गई थी और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। बरामदे में आते ही इनके गले लगकर वो खूब रोई थी। इसका जिस्म कांपने लग पड़ा था। इस हालत में तो वो पहले ही खिंची-खिंची से रहती थी। ऊपर से अब माँ के मारने से बिल्कुल ही अधमुआ कर दिया था। वो कांपती-कांपती वहीं लेट गई थी। बख्ती अम्मा फिर से उसे अपने कमरे में ले गई थी, क्योंकि वो अकेली बरामदे में उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मजीद चाचा काम पर गए हुए थे। वो दिन भर खुद को घर के कामों में लगाए रखती। अब अपने टूटे बिखरे वजूद को लेकर लेट गई थी। ये दूध पत्ती पी लो, ताकत आएगी। वो लेटी ही थी जब बख्ती अम्मा हमेशा की तरह दूध का गिलास पकड़े एक उसको रूम में देती थी। मनाल उनको देखती। वो खुद कच्चा दूध पीती और मानो भी कच्चा दूध पीने की आदत थी। एक दिन उन्होंने उससे दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उनके बहुत ज़्यादा इसरार पर उसने एक घूंट उसे पिया, लेकिन फिर उल्टी आ गई। अब वो उसे रोज़ाना दूध पत्ती देती थी। कभी-कभी उसे पीते नहीं होता, तो वो सहन में दरख्त के नीचे बड़े पतीली के बर्तन में डाल देती थी। बख्ती अम्मा इसकी तबीयत के पेश नज़र बहुत ख्याल रखती थी। इनको इस पर तरस आता था कि वो पागल माँ के हाथों बुरी तरह निशाना बनी हुई थी। बख्ती अम्मा, मानो को मेरे पास लौटा दे प्लीज़। वो इसके हाथ से दूध का गिलास लेकर जा रही थी जब उसने आहिस्तगी से पुकारा। अपनी हालत देखो बच्चे, वो तंग करेगी तुम्हें। उन्होंने मुड़कर जवाब दिया था। नहीं, वो छोटी बच्ची है, मैं इसे तंग नहीं करती।
बल्कि उसके वजूद से सुकून मिलता है मुझे। प्लीज़ लौटा देना। उसने मुल्तजानिया अंदाज में कहा तो उन्होंने मानो को आहिस्तगी से उठाकर उसके पास लौटा दिया और खुद बाहर चली गई थी। वो आहिस्तगी से मानो के सर पर हाथ फेरने लगी। उसके मासूम चेहरे को देखते उसके गाल पर प्यार किया। बस सोते होते कुसमुसाई तो मनाल ने आहिस्तगी से हाथ पीछे कर लिए कि वो जाग ना जाए। वो मासूम अभी लापरवाह थी। ये नहीं पता था कि माँ-बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे मुश्किल से गुज़रती है। उम्र का ये हिस्सा हर हसद, हर गज़, हर फ़िक्र से पाक था। उसे पता नहीं था कि माँ-बाप का सर पे साया क्या चीज़ होती है। इसका मशग़ला स्कूल जाना, खाना-पीना, मस्जिद में सिपारा पढ़ने जाना और मिट्टी के घर बनाना, गुड़िया की रुख़सती करना। वो अभी ख्वाबों की ज़िंदगी में थी। उम्र बड़ी हुई तो गम भी बड़े होते जाते हैं। इसका पाँव से बना मिट्टी का घर बना देखकर मनाल के दिल में होक सी उठी थी। उसे अब घर के मायने समझ में आए थे कि घर क्या चीज़ है। वो हर सोच को झटकती सर पर हाथ रखकर आंखें मूंद ली थी। आंखों के बंद होते ही छम से हसनाल बख्त का चेहरा आंखों के सामने आया था। कभी गुस्सा करते, कभी मजाक करते, कभी सर्द रवैये से, तो कभी नरम रवैये से। वो जितना माज़ी से पीछा छुड़वाती फिर भी कोई ना कोई सोच उसके आगे किसी फन फैलाए नाक की तरह खड़ी होती। इस सोच की हर तार माज़ी से जुड़ी होती और इस तार का कनेक्शन जो ज़रा-सा गलत होता तो उसे अज़ाब-कुन तन्हाइयों में मुब्तला कर देता, जिससे इसकी रूह में आबले पड़ जाते। वो इस शख्स को दूर कहीं पीछे छोड़कर आ गई थी और अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती थी। हसनाल बख्त नामी बाप उसकी ज़िंदगी से कब का ख़त्म हो गया था। ये नहीं था कि उसे याद नहीं आता था, वो याद आता था, बहुत बुरी तरह याद आता था। वो इस शख्स को कम से कम अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती थी। भला हसनाल बख्त भी कोई भूलने वाली शय था? वो आँखें बंद करती तो वो शख्स उसे सोने नहीं देता। उसकी नींदों को बुरी तरह रौंद कर रख देता था। अगर कभी भूले भटके नींद आँखों में बसेरा कर भी देती, तो वो ख्वाबों में लफ्ज़ों के ज़हर फेंकता हुआ नज़र आता। सोते जागते उसकी हवास मुख्तल रहते। वो इसके लिए लाइलाज मर्ज़ बन गया था। उस सितमगर की यादें ही इसके दर्द की दवा थीं। इसके कानों में हर रोज़ एक ही गूंज होती कि तुम और तुम्हारी माँ मेरे भाई के कातिल हो। वो सोते हुए उठकर बैठ जाती थी और सोचों में पड़ जाती कि रोशना क्या बख्त क्या पता जिंदा था या नहीं। ये सोचें हर वक्त उसे अनजाने दर्द में मुब्तला रहती थी। वो कभी से कभी सोचती कि बच्चे की पैदाइश में इसको मौत आ जाए तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, क्योंकि हसनाल वक्त के अल्फाज चाबुक की तरह उसके दिल पे लगते थे। लेकिन फिर कभी अपनी कोख में जन्म लेते उसकी निशानी का सोचकर इस्तग़फ़ार पढ़ती कि उसकी मौत ने उसकी औलाद के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेनी है, कि कैसे वो उसके बगैर उस तरह की कम्प्लेक्स सी ज़िंदगी गुज़ारेगा। उस रात वो किसी भी तरह रुक जाती, लेकिन उसने सोचा था कि हसनाल तो बच्चे की पैदाइश पे उसे तलाक देकर जीने की आखिरी वजह भी छीन लेगा। इसलिए वो खामोश होकर माँ के साथ ही चली आई थी। स्याह तारकोल पे गाड़ी फर्राटे भर रही थी। रात अपने पर बुरी तरह फैला रही थी। दोनों भाई अपनी खामोशियों में उलझे हुए थे। आखिर इस खामोशी को रोशनाल ने तोड़ा था। अब कहाँ लेकर जाऊँ? बताओ। रोशनाल बख्त स्टीयरिंग पर हाथ जमाए लंबी सड़क को देखते हुए एक नज़र हसनाल बख्त के मुरझाए चेहरे को देखता संजीदगी से बोला, जो कि इस तारीकी की अमली तस्वीर लग रहा था। घर ले चलें भाई, वह मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैंने उसकी नाकदरी की, खुदा की दी गई नेमत की नाशुक्री की है, तो मुझे कैसे मिल पाएगी? खुदा नाकदरों को बहुत मोहलत देता है, लेकिन एक वक्त आता है उसे नेमत छीन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हसनाल हाकिम बख्त, ना उम्मीद ना हो। उस रब ने हिज्र लिखा है तो उसमें भी कोई मसलहत होगी। क्या पता उसने तुमसे मनाल को क्यों छीना है, क्योंकि तुम इसके बाद में नाकदरी ना कर सको। रोशना ने उसे समझाया था। जुदाई का ये रोग उसके चेहरे से नजर आ रहा था। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। बख्त, पता नहीं ये वक्त कब तक हमारा साथ छोड़ेगा। इस वक्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं ये नाम हमारे आबा और अजदाद ने कैसे रख दिया है। ये जरूर बता के जाते कि नेक बख्त है या बदबख्त। हम सिर्फ बख्त नाम के ही हैं। देखिएगा हमारी बख्ती की मिसालें हमारी नस्लें देगी। वो ये कहते कहते तंजिया हो चुका था। सोच समझ कर बोला करो। तुम तो दुनिया तस्खीर करने का इरादा रखते थे, अब अपने मुकद्दर पे रो रहे हो। रोशनाल ने एक नज़र फिर उसके चेहरे पर डाल ठहराकर निगाहें विंडस्क्रीन पर जमा ली थी। जिनके मुंह के आगे नाकाम और शिकस्ता मोहब्बतें ठहर जाती हैं ना, इनको फिर दुनिया भी बेजार और फीकी लगने लग पड़ती है। मैं आज दुनिया को तस्खीर करने की कोशिश करूं
ना तो को नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी यादों की फ़तह हो जाती है। मैं अब दुनिया क्या तस्ख़ीर करूँगा? फिर क्या मुझे तस्ख़ीर कर गई भाई। वो सर सीट पे टिकाए आँखें बंद कर गया था। फिर रोशनाल ने कुछ कहना मुनासिब न समझा। घर की तरफ टर्न लिया था। पहले ऑफ़िस, फिर उसके साथ मनाल की तलाश। थकन ने इसकी आँखों पर डेरा जमा लिया था। वो अब घर जाकर आराम करना चाहता था। इसकी राइट साइड पर दर्द होने लगा था। रोज़ाना की बेपरवाही ने ज़ख्मों पर से टाँके उधेड़ दिए थे। हसनाल भाई, आप ही का कुछ पता चला? वो सीढ़ियों पर इन्हीं के इंतज़ार में खड़ी थी। इनको रास्ता देते एकदम से पीछे होकर हर रोज़ वाला सवाल दोहराया। वो सारे पते ख़त्म करके गई है अर्शनाल। मैं रोज़ उसे ढूँढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो जाता हूँ। ऐसे लगता है वो मनाल नहीं, मेरी ज़िंदगी की उलझी हुई पहेली है, जिसे मैं जितना सुलझाता था, वो उतनी ही उलझती चली जाती थी। वो मेरे साथ थी, तब मैं बदसुकून रहता था। अब वो मुझसे दूर है, तब भी मुझे सुकून नहीं आता। वो ये कहते एकदम से चुप हुआ था। वो हर रोज़ की तरह नफ़ी में सर नहीं हिला सका, बल्कि दिल का दर्द बताकर कोट कंधों पर लटकाता शिकस्ता कदमों से अंदर चला गया। कितने बख्त हैं हम दोनों बहनें भी, एक दूसरे से मिल ही नहीं सकी। उसकी तसल्ली हमेशा की तरह अधूरी ही रह गई। वो अपने बेसाख्ता आने वाले उमड़ते आंसू साफ कर रही थी जब रोशनाल ने कदम रखा था। वो भी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसका आहिस्तगी से चलना बता रहा था कि वो थक गया है। वो चलता-चलता उसके पास आ रुका। अस्सलाम वालेकुम। उसको देखते जलती आंखों को सुकून मिला था। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने उसके फीके चेहरे को देखकर किसी खदशे के तहत पूछा और उसके हाथ से इसका बैग दिया था। इसको अपने लिए परेशान देखकर रुशना ने एकदम से उसे अपने साथ लगा लिया। तबीयत तो ठीक है, लेकिन कंधों पे मसल्स प्रॉब्लम हो रहा है बुरी तरह और पेन भी बहुत शदीद किस्म का है। उसने गर्दन के पीछे हाथ रखकर थके से लहजे में जवाब दिया था। माँ बाबा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। उसने एक तायराना नजर लाउंज पर डालते हुए पूछा था, क्योंकि वो हमेशा नीचे ही होते थे, मगर आज नहीं थे। वो आगाजान को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अचानक से इनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, लेकिन बड़े अब्बू का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया है कि अब वो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं। वो आहिस्ता-आहिस्ता बताने लगी। ओह! तभी मैं कहूँ आज मेरी सोजम मेरे हिसार में इतनी पुरसुकून क्यों है? वरना हर रोज़ एक ही ज़िद होती है। प्लीज़ छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। उसने बिल्कुल उसके अंदाज़ में कहा था। अच्छा, अब तो मुझे छोड़ें, मैं आपके लिए खाना गरम करना है। वो प्यार से इसके बाल बखेरती पीछे हुई थी, मगर रोशनाल की गिरफ्त सख्त थी। मुझे भूख नहीं है। हसनाल ने कुछ नहीं खाया। उसके लिए खाना गर्म कर दो। मैं इसे खिला कर आता हूँ। वो ये कहता उसे किचन में ले आया था। आप पहले सुकून से बैठकर पानी पी लें। मैं गर्म कर देती हूँ खाना। वो इसे पानी का गिलास थमाती हुई बोली और खुद काउंटर के पास जा खड़ी हुई। तो रोशनाल ने सर टेबल पर टिका दिया। कुछ देर बाद रोशनाल ने खाना उसके आगे रखा, तो बाजू पीछे करता उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसने खाना दिया तो वो उसके लिए खाना लेता चला गया। वो मनाल के बारे में सोचती रही और 15 मिनट तो इन्हीं सोचों में बीत गए कि अब वो उसे मिल भी पाएगी या नहीं। जब उसके लिए चाय बनाने लगी थी और कुछ देर बाद वो 2 कप चाय उठाए ऊपर ले आई थी। सुपरमैन, वो दरवाज़ा पुश करती उसे पुकारती एकदम अंदर आई थी, मगर उसको बेड पे इस तरह शर्ट और बनियान से बेनियाज देखा, जो कोई दवाई उठा खड़ा था। वो एकदम मुँह फेरती साइड बदल के खड़ी हो गई। हद है आपसे भी, मतलब बंदा कुछ तो ख़्याल कर लेता है ना? वो तब कर बोली थी। हाँ, वाक़ई, तुम्हें ख़्याल करना चाहिए कि तुम्हें दौड़ नाक करके रूम में आना चाहिए। यूँ चतुर बेमहाल लड़कियों की तरह अंदर नहीं आना चाहिए था। रोशनाल ने उसे तपाने की गर्ज से कहा था। भूल गए हैं, ये याद करवाऊँ आपको? आप ही ने कुछ दिन पहले कहा था कि ज़ोजम आइंदा डोर नॉक नहीं करना। आप तो मेरे दिल की मलका हैं, बिना दस्तक के घुस आया करें। और वैसे भी मुझे क्या पता था, आपने सलमान की तरह डोले निकाले होंगे। पता होता तो सारी रात नीचे बैठी रहती, ऊपर ना आती। और वैसे भी मुझे बॉडी की नुमाइश करने वाले मर्द सख्त ज़हर लगते हैं। वो इतनी गुस्सा हो गई कि साइड टेबल पर चाय की कप पटकती ही गुस्सा उतारने लगी थी। सही सही कतरीना कैफ लग रही हो, लग रहा है कुछ शेर दे मारोगे मेरे सर पे। इसके लाल चेहरे को मज़े से देखता हुआ वो उसे कहकर चिढ़ाने लगा था। अब इतनी भी ज़ालिम नहीं हूँ, उसने दुपट्टे सर पर जमाते हुए कहा था। रोशनाल को लगा वो एहतियाती तदाबीर कर रही है। मतलब थोड़ी-थोड़ी ज़ालिम है। चलो, कोई चीज़ ना, आँख तो मार लो। रोशनाल दर्द को नज़रअंदाज करता मुसलसल उसे जी भरकर देखने की खातिर बेतुकी बातें कर रहा था, जो इस अनापरस की फितरत के खिलाफ था। अल्लाह पूछेगा आपसे, आप मुझ मासूम को तंग कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीचे।
चाय पी लीजिएगा। वो ये कहकर जाने लगी। ये कहने की देर थी जब रोशनाल ने इसके हाथ से दूसरा कप उठाया और ट्रे उठाती जाने लगी। बात सुनो। उसने सिर्फ इतना कहा ही नहीं था बल्कि उसकी कलाई पकड़ी थी और कुछ फासले पर बिठाया था। बैठो यहाँ मसाज करो मेरे कंधों पे। वो दवा उसके हाथ में थमाता संजीदा होकर लेट गया था। अब अशना दवा को घूरने लगी थी। ये मुझे नहीं करना आता, आप खुद करें। वो साफ लफ्ज़ों में इनकार नहीं कर सकी थी तो इसलिए इनडायरेक्ट कहा था। वो इस शख्स से घबरा गई थी और खड़ी हुई थी। वो इसका शौहर था। ये काम करने में वो हिचकिचाती नहीं लेकिन वो घबरा ज़रूर गई थी, जिसका रिएक्शन अब रोशनाल देने वाला था। मुझे कोई शौक नहीं था, शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था ज़ख्म की वजह से खिंचाव होगा। मैंने भी सुनी अनसुनी कर दी। अब ये वजह सामने आ रही। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। ये कहते हुए उसने व्हाइट बनियान उठा ली थी। मैंने इनकार तो नहीं किया। मुझे करना नहीं आता इसलिए कहा था। मैं कोशिश करती हूँ। वो उसकी बनियान पर हाथ रखते हुए बोली थी और उसके पास बैठ गई थी। उसे लगा वो नाराज़ हो गया था। इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। वो मुँह भी तो छोटी-छोटी बातों पे बना लेता था। नो नीड एंड थैंक यू। उसने मुँह बनाकर इसका हाथ हटाया था। अल्लाह जी हो गई शुरू इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो गुस्सा आई और बैठकर उसकी मसाज शुरू करने लगी। वो तुरुम खान बनकर मसाज तो करने लगी, मगर हाथों पर लर्जिश होने लगी। इसकी सांसों की तपिश, उसकी निगाहों का तिलिस्म इसके काम को मुश्किल में डाल रहा था। वो थोड़ी देर खामोश से करती रही फिर हाथ धोने के लिए वॉशरूम चली गई। वापस आई तो वो अब अपनी कमीज पहन के बेड के साथ टेक लगाए बैठकर चाय पीने में मसरूफ हो चुका था। वो सर से दुपट्टा उतार कर आहिस्तगी से कंफर्ट करती दूसरे साइड पर आके लेटी और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर उसे लगा कि वो नाराज है, इसलिए परेशान हो गई थी। मासूम सा चेहरा मुरझा सा गया। तो वो तो इसकी मजबूत पनाहों में सोने की आदी थी। क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है? अब तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो चाय का कप साइड पे रखता उसकी तरफ खिसक आया और उसके ऊपर झुककर बोला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। वो सर मजीद बाजुओं में दिए हुए बोली थी, आएगी आएगी भी कैसे? बुरी आदतें जो डाल दी हैं तुम्हें। वो इसके बालों से खेलता तिलिस्म ज़दा लहजे में कहने लगा था, लगता है पछता रहे हैं। वैसे मैंने नहीं कहा था बुरी आदतें डालें मुझे। वो इसके हाथों को अपने बालों से परे करती गुस्सा हुई। उसके बालों को खींचते हुए बोली, इन दोनों में सही टॉम एंड जेरी वाली हरकतें पाई जाती थी। लड़ते-लड़ते ऐसे हो जाते थे, जैसे दुनिया में मोहब्बत इन दोनों से ही शुरू हुई हो और हँसते-हँसते ऐसे लड़ने पर आमादा हो जाते थे कि नफ़रत का लफ़्ज़ इजाद इनके लिए किया गया हो। 1 मिनट से पहले आना मेरे पास तो ठीक, वरना मैं मुझे दूर होकर बैठा था अब आधी-अधूरी धमकी दी थी इसको। वरना क्या? क्या कर लेंगे? बताएँ तो सही? वो अब की बार रुख मोड़ती गुस्से से बोली थी। रोशनाल उसके पास फिर खिसका और अब की बार एक ज़ोरदार बूसा उसके गाल पर दिया और उसे मुकम्मल बाजुओं के हिसार में ले लिया था। रोशनाल साकत हो गई। उसका दिल धक-धक कर रहा था। छोड़े। वो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। वो ज़िद्दी हो जाती थी। अच्छा, अब बताएँ आप क्या कर रही थी कि मैं पछता रहा हूँ आपको गलत आदतें डालकर? और फिर वो कह रही थी, मैं क्या कर लूँगा? वो फिर से उसे अपनी गिरफ्त में मजबूत करता हुआ बोला था। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ज़ोजम, भूल गई हैं क्या? और कुछ गुज़रे लम्हे मेरी संगत में जो आपने गुज़ारे भूल गई हैं तो याद करवा दूँ? और ज़िद करना अच्छी बात नहीं होती, जैसे बालकनी पे की थी। उस दिन की तरह किया ना, तो फिर किधर जाओगी? वो ये कहता झुककर इसकी नाक से नाक मस करता हुआ पीछे हुआ। बहुत ही कुछ बेशर्म हैं आप। वो इसकी बात का इशारा समझती सर से पाँव तक सुर्क पड़ी। उसके मुँह पर हाथ रखती उसके पाँव पे पाँव मारती उठ बैठी। रोशनार उसको देखता अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया, तो अशनाद नासमझी से देखने लग पड़ी। तुम्हें नींद आ रही है? मुझे तो आ रही है। सुकून की ज़रूरत है और वो ये सुकून यहाँ से मिल सकता है। वो ये कहता उसकी गोद में सर रख कर लेट गया था। अशनाद ने कुछ नहीं कहा। उसके घने बालों में हाथ फेरने लगी। वो शायद थका हुआ था या इसकी नरम उंगलियों के लम्स का जादू था कि वो देवताई हुस्न रखने वाला शहज़ादा अचानक सो गया था। वो सोते हुए लगता ही इतना प्यारा था कि वो दीवानों की तरह उसे देखती झुककर इसकी आंखों पर लब रख चुकी थी। वो ऐसे ही सोता रहा। अशनार वारफ्तगी से उसे देखने लग पड़ी थी। ये भी समझ लगी कि वो जाग गया है। ये रातों-रात देखने का सिलसिला कब से शुरू हुआ है ज़ोजम? आँखों में चमक मगर अंदाज़ सादा था। तो आपको देखने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। वो ज़िद हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझसे ले लो, जितना लेना चाहो। मगर शर्त ये है यूँ सोते हुए नहीं,
बल्कि मेरी आँखों में आँखें डालकर देखा करो। वो उसको देखते शरीर लहजे से बोला, वैसे मुझे ही उठा देती, थक गई होगी, लेट जाओ। अब उसने फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो 10:30 बज रहे थे। आप सोए हुए लग ही इतने अच्छे लग रहे थे कि उठाने का दिल नहीं किया। उसने सादगी से कहा तो वो उसकी गोद से सर उठाता उठ खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो यूं अचानक उठते हुए घबरा गई थी। दर्द हो रहा था काफी इसलिए नमाज नहीं पढ़ा। तुम सो जाओ। वो अपने कपड़े अलमारी से निकालता हुआ बोला। मैंने तो नमाज पढ़ ली है, लेकिन मुझे भी आपके साथ नफल पढ़ने हैं सुपरमैन। आपके साथ नमाज अदा करके सुकून मिलता है। वो फजर की नमाज हमेशा उसके साथ अदा करती थी। ईशा की नमाज उसके लेट आने की वजह से खुद ही पढ़ लेती थी। आज तो वो फिर जल्दी आ गया था। वो ये कहकर दुपट्टा उठाती उठ खड़ी हुई। ये तो अच्छी बात है। तुम बैठो, मैं तब तक फ्रेश हो लूँ। वो ये कहता बात लेने चला गया। वो वापस आया तो वज़ू करने चली गई। फिर उसने रोशनार के साथ नफल पढ़े और उसके कंधे पर सर रखा था। हमसफ़र के साथ तो इबादत करने में भी अपना ही लुत्फ़ था। उसने एक दिन सूरह रहमात की फ़रमाइश की तो वो उसे खूबसूरत आवाज़ से रोज़ सुनाता था। अश्ताल की हर दुआ में बहन से मिलने की दुआ ज़रूर होती थी। हाँ ना, मैंने नहीं जाना ना मस्जिद। वो जो पहले से तैयार उसे कर चुकी थी, अब उसे छोटे से दुपट्टे का हिजाब करवा रही थी। इसकी सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मेरी मानो तो बहुत अच्छी बच्ची है ना, मस्जिद जाएगी। मस्जिद तो गंदे बच्चे नहीं जाते ना। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, मस्जिद जाओगी तो अल्लाह आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें देगा। वो हाथों के इशारे से बाजुओं को खोलती हुई बता रही थी। और ना, हाफिज जी जो कहते हैं अल्लाह जी बड़े हैं, तो अल्लाह से अदब से बात किया करो। फिर आप क्यों कहती हैं वो हर चीज़ देगा? वो तो चीज़ देंगे, वो तो सबसे बड़े हैं। और बख्ती अम्मा तो कहती हैं अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे। मानो ये कहती हुई उलझी हुई लग रही थी। अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी होगी तब बताऊंगी। और अल्लाह एक है इसलिए अल्लाह को आप कहना कुफर में शामिल होता है और अल्लाह को तो कहने से सवाब मिलता है। वो इसके जहन के आसान लफ्ज़ों में उसे समझा रही थी, मगर उसकी दूसरी बात सुनकर सोचने लग पड़ी थी कि इस छोटी सी बच्ची के जहन में अल्लाह का डर डाल दिया गया है, फिर भी वो मस्जिद नहीं जाती। दरअसल हम अपने बच्चों को अल्लाह से डराते हैं, उसे कभी मोहब्बत सिखाई ही नहीं जाती, तभी तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। उनके कच्चे ज़हनों में हम डर ही बिठाते हैं, इसलिए वो खुदा का खाका अपने ज़हन में अजीब सा बना लेते हैं। अगर हम उसको अल्लाह से मोहब्बत सिखाएं ना तो वो अल्लाह को ही दोस्त समझेंगी ना, और खुदा की मोहब्बत तो फिर सबसे मोहब्बतों से बढ़कर होती है। जब आप जितनी हो जाओगी तब बताएंगी। वो रुमाली को दोनों हाथों से पीछे करते हुए बहुत मासूमियत से बोलने लगी थी। जब आप मुझ जितनी होंगी तब आपको हर चीज़ की खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वो उसे बता ही रही थी जब मोहल्ले के बच्चे हलीमा सादी और एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आए थे। माना मस्जिद चलो, हाफिज जी मुर्गा बना देंगे। कुछ देर में ही अपने साथ लेकर चले गए थे। बच्चों की बात से उसे याद आया कि मुर्गी और उसके बच्चे पिंजरे से बाहर निकालने हैं। उसने धरेक के नीचे से हल्का सा पिंजरा उठाया तो वो कलाबाजियां खाते माँ के साथ निकल पड़े थे। वो कुछ देर इनको देखती झाड़ू उठाए सहन की तरफ आ चुकी थी। मस्जिद से बच्चों की पढ़ने की आवाज़ें आई तो उसने वक्त देखा। 4:45 बज चुके थे। बख्ती अम्मा के चारा लाने से पहले उसने सारी सफाई भी करनी थी और हांडी भी बनानी थी। उसने सोचा था वो जल्दी-जल्दी कर लेगी। हल्की-हल्की हवा की वजह से दरख्तों के जर्द पत्ते सारी सेहन में बिखरे पड़े थे। एक दफ़ा आगे होकर माँ को देखना मुनासिब समझा। आगे होकर देखा तो वो एक सादा-सा पेज उठाए उसके नोट बना रही थी। वो ताज्जुब से सर हिलाते फिर से ज़हन में आ चुकी थी। मनाल ने सोचा कि उसके ज़हन से हर चीज़ खाली हो गई थी। कोई शय इनको याद नहीं थी। लेकिन इनके ज़हन की खाली स्लेट पर लफ्ज़ दौलत का नशा अभी तक था और वो शायद मरने तक रहना था। उसकी माँ हर चीज़ लेके आई थी। ज़ेवरात, पैसे, वो सब के सब चूं के तूं बैग में पड़े हुए थे। वो हाथ भी मुश्किल से लगाती थी। वो चीज़ें देखकर ही उसे वहशत से होती थी। उन चीज़ों ने उसकी खुशियाँ छीनी थी, सुकून बर्बाद करके रख दिया था। उनकी वजह से सबका एतबार टूट गया था और सबसे बढ़कर हसनात बख्त जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर टूट गया था। वो सहन से सफाई करने लग पड़ी। अभी वो सफाई कर ही रही थी जब चूजे के शोर मचाने की आवाज़ सुनाई दी। वो चूं चूं कर रहा था। वो चूजा माँ से दूर अकेला था। उसने देखा तो वो कौवा उस चूजे के इर्द गिर्द घाट लगाए बैठा था। वो उड़कर जैसे ही इसके पास पहुंचता, मुर्गी जो अपने 11 बच्चों को छोड़ती उस तक आई। वो गजब से इसके आगे लड़ने मरने को तैयार हो गई थी। कौवा ऐसे ही बैठा था। जब वो झपट कर फिर उसको मारने के लिए आगे बढ़ी थी तो वो डर के उड़ गया था। डरा सहमा सा चूजा माँ के पैरों के नीचे छुपने लगा था। उसको बेख्तियार अपनी माँ की याद आई थी। उसने वक़ार जैसे कव्वे और हुस्न जैसा चील से बचाया था।
ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی بھی ہو۔ اس کی ماں جتنی بھی بری سہی، مگر اس کی آبرو کی خاطر اس سے لڑ پڑی تھی۔ ابھی تو اس نے سوچا تھا، ابھی تو اس کے دکھوں کی شروعات ہوئی تھی، لیکن اب اس نے صبر کرنا خود پہ لازم کر لیا تھا۔ زندگی کی کتاب میں ہر قسم کا چیپٹر شامل ہوتا ہے۔ وہ صفحہ نئی داستان سناتا ہے۔ کس صفحے پر خوشیاں بکھری ہوتی ہیں تو کسی صفحے پر غم۔ اگر آج آپ کو ایسے کسی صفحے کا چیپٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ کے پاس صرف غم ہی غم ہے، تو یقین رکھیں یہ حالات صرف وقتی ہیں۔ آپ آج کے غم پر ہونے میں اتنا وقت نہ لگائیں کہ صفحہ پلٹنا ہی بھول جائیں۔ یقین کریں اگلے صفحے پر خوشیاں ہاتھ پھیلائے آپ کی منتظر ہیں۔ آپ کے پاس موو آن کرنے کی دیر ہے۔ میں نے کتنی بار سمجھایا مت چاہا کرو اس عورت کے قریب۔ منال پتر اس کا دماغ خراب ہے، تمہارا تو نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ یہ حال کرے گی، نہیں تو میں گھر سے نکلنے کا سوچتی نہیں۔ لیکن اس کا رب کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہو۔ وہ تو مانو میرے پیچھے نہ آتی تو وہ پاگل خدا نخواستہ تمہارے بچے کے ساتھ کچھ کر دیتی۔ وہ اس کے سر پر کوئی گھریلو ٹوٹکا رکھ رہی تھی جس کے بالوں میں کٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی جو سمینہ بیگم نے کئی جگہ سے کاٹ دیے تھے۔ وہ اتنے زیادہ خراب تو نہیں ہوئے، لیکن کچھ حد تک وہ کچھ سر پہ زخم ہو گئے تھے۔ بختیمہ تو غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کو چھڑواتے وقت کئی خراشوں اور کینچیوں کے نشان ان کے ہاتھ پہ بھی لگے تھے، لیکن ان میں پرواہ اپنی نہیں تھی، اس کی تھی، جو انہیں بہت اچھی اور سادہ دل کی لگتی تھی۔ بختی اماں، میں ہر بار کی طرح مجبور ہو گئی تھی اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ سے میرے سر پر اٹیک کریں گی۔ اگلے منتھ ان کے دماغ کے ٹیسٹ کروانے تھے جو کہ بہت ضروری تھے، اور پتہ نہیں ان کو کینچی کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی رپورٹس کاٹنے لگی تھیں، ساتھ میں میڈیکل کارڈ بھی۔ انہی رپورٹ کی بدولت ان کے اگلے ٹیسٹ ہونے تھے، ورنہ تو ڈاکٹر علاج سے انکار کر دیتے۔ ڈاکٹر نے ذرا سی بے احتیاطی سے ان کی جان جانے کا خطرہ بتایا ہے۔ مجھے ان کی زندگی بہت ضروری ہے بختی اماں، وائستگی سے بتا رہی تھی۔ تجھے ذرا عقل نہیں ہے منال، ان کاغذوں کے ٹکڑے کے لیے تو اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی داؤ پہ لگا رہی تھی۔ اس کی وضاحت سن کر ان کے بالوں میں گردش کرتا ہاتھ رک گیا۔ واقعی عقل ختم ہو رہی ہے بختی اماں، میں خود ختم ہو رہی ہوں۔ میرے اندر سے احساس مرتا جا رہا ہے، میری زندگی ویران ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اگر عورت ہوتی تو میں شاید کبھی پلٹ کر اس کو نہ دیکھتی، لیکن وہ ماں ہے اور ہیں بھی میری، اور اس بات کا احساس مجھے بھی نہ ہوتا کہ وہ میری ماں ہے، میں شاید ابھی ان سے بدتمیزی کرتی، ان کا برا بھلا کہتی، کیونکہ میں شروع سے مغرور اور بدتمیز تھی۔ لیکن اب خود بخود اس پاگل ماں پر پیار آ جاتا ہے۔ میں چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر پاتی۔ پہلے میں بہت ان کو عجیب اور ذہنی مریضہ سمجھتی تھی۔ جس دن سے خود کے اندر سے ممتا کا احساس پلتا محسوس ہوا ہے، اس دن سے اس پاگل ماں پہ پیار آتا ہے۔ کیسے اس نے 9 ماہ مجھے رکھا ہوگا اور تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ اب اپنے اندر یہ احساس آتا ہے تو اس ماں کی تکلیفیں ہیں۔ سوچتی تھی کہ اس ماں نے کبھی پیار نہیں دیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں نے کبھی ان سے پیار لیا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پیار سے احساس جتاتی، کیسے نہ ان کو مجھ سے پیار ہوتا۔ مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، لیکن اب پتہ چلتا ہے انہوں نے سب کچھ تو میرے لیے ہی کیا ہے، اور کیا کیا نہیں کیا۔ میرے اندر احساس کمتری تھا تو پہلے پتا میری ماں کی زندگی میں بھی احساس کمتری ہو۔ یہ بات کبھی نہیں سوچی تھی، لیکن اب خود بخود یہ سوچیں آ جاتی ہیں۔ وہ جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ اب کبھی کسی کو اپنا درد نہیں بتائے گی، لیکن اندر کے خالی پن نے اس خالی ماں کے سامنے درد کھول کر رکھ دیا تھا۔ 5 ماہ سے تنہائی کا روگوں سے ڈس رہا تھا۔ انہوں نے اس کو چارپائی پہ بٹھا کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ ایسی روئی کہ پھر دونوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آج ایک خالی ماں اپنے بیٹے کے غم میں اور ایک ہاری ہوئی بد نصیب آہ و بکا سے روئی تھی۔ ان کو اپنے 8 سال کے محروم بیٹے کا غم آنسوؤں کے ذریعے نکلا تھا، اور ان کا یہ 8 سال پرانا زخم ایسا تازہ ہوا تھا کہ جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ ان کے سبھی زخم ہرے تھے، پھر منال نے ہی ان کو بڑی مشکلوں سے چپ کروایا تھا۔ بختی اماں، مانو جو درخت پہ لگے جھولے پر بیٹھی جھولے لے رہی تھی، وہ ان کو روتا دیکھ کر آ کر چارپائی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں میں منہ میں دبائے سہمی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ مانو ادھر آؤ۔ وہ جو ذرا سی چپ ہوئی تو منال نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا ہے؟ منال نے اس کی روتی شکل دیکھ کر کہا۔ بختی اماں کیوں رو رہی ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے گالوں پر بھی آنسو آنے لگے تھے۔ پاگل ہو آپ، ایسے نہیں روتے۔ بختی اماں کے تو سر میں درد ہے نا؟ منال نے اس کا چہرہ صاف کر کے تسلی دی۔ کیا آپ کے سر میں بھی درد ہے نا؟ مانو نے پلکوں کے نیچے ان کے آنسو دیکھے تو سوال کیا تھا۔ درد جب حد سے بڑھے تو سر درد بن جاتے ہیں۔
वो फ़क़्त दिल में ही सोच सकी थी, है ना? मेरी गुड़िया की शादी है ना, मुझे पाउडर और सुर्ख़ी लगाएँ ना, मैं लेकर आती हूँ। वो इसका हाथ लगा के इसको मुतवज्जो करती हुई खुद भागी थी और कुछ देर बाद वो बाहर आई तो हाथ में बॉक्स उठाए उसके पास आई, जो कि काफ़ी पुराना था और वो हर दूसरे-तीसरे दिन उठा के लाती और उसको तैयार करने का बोलती थी। अभी वो बाहर आई तो इसके पास डब्बा रख दिया। बख्तियार माँ बोझल लिए अपने दुपट्टे से आँखों के किनारे साफ करती उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि फ़िलहाल इनको मानो के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मनाली इनको जाता देखती रही फिर गहरा साँस भरती इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। वो इसको तैयार करने लग पड़ी थी। इसके साथ रह के तो वैसे भी मुस्कान मुँह पर आ जाती थी। अन्ना, सुर्ख़ी भी लगाओ ना। उसके बाल बनाए, फिर सुरमा और तिब्बत पाउडर लगाकर फ़ारुग हुई तो झटपट बोल उठी थी। मनाल उसकी बात सुनती सुर्ख़ी लगाने लग पड़ी थी। शीशा भी दिखाए ना। वो जब तैयार हो चुकी थी तो फिर शीशा देखने की ज़िद की, जैसे खुद को बिना देखे अपनी तैयारी अधूरी सी लगी थी। फिर ब्यूटी बैग से सुर्ख रंग के प्लास्टिक का शीशा निकाल के खुद को देखा और फिर खुशी से उछलती शीशा इसके हाथ में थमा दिया। अन्ना, मैं हलीमा को दिखाती हूँ। वो ये कहती कलाबाजियाँ खाती उछलती कूदती निकलती चली गई। मन्नाल जो इसका बैग समेटने लगी तो शीशे पे निगाह पड़ी थी। अपने बालों को देख के अज़ियत की लहर अपने अंदर दौड़ी थी। बेसाख्ता हसनार का हर वक्त के बालों को सहलाना और प्यार का लम्स देना याद आया था। इसका दिल किया चीखें मार मार कर रोए। इस सितमगर को इन बालों से इश्क था। हसनाल एक बार देख लो ना अपनी भूरी बालों वाली का हाल। तुम्हें तो इनसे इश्क था। मैं मर रही हूँ। जुदाई का ये रोग, तन्हाई का ये ज़हर पल पल मेरा खून चूस रहा है। 5 माह से मैं हिजर की रातें तन्हा काट रही हूँ। तुम्हारा मेहरबान, तुम्हारा महसूस किए बगैर ही ऐसा लगता है मर जाऊंगी। तुम तो शायद अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए होगे, लेकिन मेरा वक्त जैसे रुक सा गया है। तुम्हारी ये अपने अंदर पलती जान को महसूस करती हूँ तो फिर भी तुम्हारे साथ तुम्हारे नाम का भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। मुझसे मोहब्बत नहीं तो रहम ही खाकर अपने पास रख देते। शायद तुम्हारे बच्चे को जन्म देते-देते मैं खुद ही फ़ना हो जाऊँ। वो ये कहती फिर से रोने लगी। अपने बालों को देखती ज़िंदगी से रूठी-रूठी बोलती वो रोने लगी थी। मनाल, बख्ती अम्मा इसको खुद से बातें करके देखते फिर से उसके पास आके बैठ गई थी। क्या हुआ है? सर में दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने उसका सर दबाया था। जब दिल में रखते हैं दर्द, तो तमाम जुदाई के लिए मर जाऊँ जब मैं दिल में रखते तमाम दर्द जुदाई लिए मर जाऊँगी। उसे एक कॉल कर दीजिए ना बख्ती अम्मा, कि वो मेरा आखिरी दीदार करने आ जाए। क्या पता मेरी बंद आँखें देखकर उसे रहम आ जाए। उसकी नफ़रत की आँच मद्धम पड़ जाए। उसे कहिएगा बख्ती अम्मा, मनार बख्त को तो मौत ने नहीं बल्कि उसकी जुदाई ने मार दिया है। वो अज़ियत की हदों में खोती अपनी धुलती हुई अक्स को देखे बिना बोल रही थी। अल्लाह ना करे क्या उल-फुल बक रही हो। वो उसे दहलती हुई अपने सीने पर हाथ रख गई थी। इसे कहिएगा कि नसीबों से हारी एक बेटी अपनी माँ के गुनाहों को छुपाने और उसे बचाने के लिए उसके गुनाहों को मिटाने के लिए खुद मिट गई। उसे कहिएगा वो माँ की बातों से मजबूर नहीं हुई थी, बल्कि अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर हुई थी। उसे कहिएगा कि मैं खुद गर्ज़ औरत की बेटी ज़रूर थी, मगर अंदर भी मेरे अंदर भी तो कबीर बख्त की रगों का खून था, जिसने मोहब्बत निभाते-निभाते, माफ़िया माँगते-माँगते कब्र को अपना घर बना लिया था। उसे कहिएगा कि वो कह रही थी कि उसकी ज़िंदगी की गलती सज़ा बन गई थी और दूसरी गलती गुनाह बन गई थी। एक गलती हसद में की थी और दूसरी गलती मोहब्बत में की थी। उसे कहिएगा कि दूसरी गलती मुझे कब्र में उतार गई थी। अल्लाह ना करे, वह सब काम भूल गई थी और उसके आँसू साफ़ करने लग गई थी। बख्ती अम्मा उसे कहिएगा कि तुम्हारे भूरे बालों वाली बिल्ली तुम्हारी जुदाई और रोग बर्दाश्त करने की ताकत ना रख सकी और ज़िंदगी से मुँह फेर गई। उसे कहिएगा कि उसकी नफ़रत जीत गई और उसे मोहब्बत करते-करते उसकी नफ़रत जुदाई की सूरत में सहती-सहती वो बदनसीब मौत को फ़र्ज़ समझ के गले लगा गई। हमने माना कि तगाफ़ुल न करोगे, लेकिन ख़ाक हो जाएँगे तुम्हें ख़बर होने तक। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करती ढलती शाम की तरह जैसे खुद को अलविदा कर रही थी। वो तसल्ली का मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं कह सकी थी। वो जानती थी कि वो लड़की दिल ही दिल में रोक रख के मरे जा रही है। अब वो मजीद चाचा के आने के इंतज़ार में थी कि वो किसी भी तरह से इसके शौहर का पता लगवाना चाहती थी। उन्होंने इसका सर गोद में रख लिया और इन्हें सारे काम करवाती थी। वो लड़की बहुत हसास-मंद थी। उन्होंने सच उसे बहुत मुश्किल से बुलवाया था। उसने आगे अपने शौहर से मिलना ही नहीं था। शायद दिल में कैसा डर था, इन्हीं बातों-बातों में पा लिया था। शौहर के तलाक के डर की वजह से निकल आई थी, जो उसको बच्चे की पैदाइश तक अपने नाम का हवाला रखना चाहता था। लेकिन वो अब सोचने लग पड़ी थी।
उसको टपकती आखिर उसे सुकून की नींद सुला चुकी थी। तकिया लाके ठीक से लटा दिया, उसकी उसे तकलीफ ना हो और बड़ी-सी चादर इसके ऊपर डाली ताकि वो सुकून से सोई रहे। उन्होंने शुक्राने के नफ़ल पढ़े थे। अन्ना, मानो जैसे ही गेट के अंदर आई वहीं मनाल को पुकारना शुरू हो गई। बख्ती अम्मा ने उसे पलट कर देखा जिसके हाथ में टॉफ़ियाँ थीं। वो तेज़ी से इसकी तरफ आई। इधर आओ मेरे साथ। हर वक़्त इस बेचारी को तंग करती हो। 2 घड़ी सुकून से रहने दिया करो इसे। सारा दिन वो तुम्हारी फ़रमाइशों के पीछे लगी रहती है। अब अगर इसके पास भी नज़र ना आई आई ना तो मैं जूती मारूँगी। फिर ये नहीं देखूँगी लगती कहाँ है। वो गुस्सा हुईं और उसे पकड़ कर ले गई थीं। उन्होंने एक आखिरी दफ़ा बंद कमरे को देखा जहाँ उन्होंने ताला लगाया हुआ था और फिर सुकून से मनाल को झूले पर बिठाए फिर सुकून से मानो को झूले पर बिठाए खुद भैंसों का दूध निकालने चली गई थीं।